जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपीट्रिपलएससी एएनएम के री एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी के विषय में कि कौन कौन से तरीके को अपना करके आप री एग्ज़ाम तक जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास, बहुत लंबा सफ़र है, इन सभी को ध्यान में रखना होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि हमारे पास कितने रास्ते हैं जहां से हम जा करके एग्ज़ाम तक, री एग्ज़ाम तक पहुंच सकते हैं, हमको आगे क्या करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जिससे हम यूपीट्रिपलएससी एएनएम का री एग्ज़ाम करा सकें। उसके साथ साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे यह भी बात करूंगा कि आज का जो ट्विटर कैंपेन था वो कहां तक सफल हुआ, कहां तक प्रभाव इसका हुआ, इसके विषय में भी बात करूंगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विटर कैंपेन के विषय में। देखिए, आज का जो ट्विटर कैंपेन रहा, सरकार तक हमको बात अपनी पहुंचानी थी, वहां तक हम सफल हैं। लेकिन ये जो ट्विटर कैंपेन था ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। इसकी बहुत सारी वजह हैं। पहली वजह यही है कि जितने भी यूपीट्रिपलएससी में बच्चे थे ये सभी लोग महिलाएं हैं। अब बहुत सारे लोग ट्विटर जानती तक नहीं है, और जो जानते हैं उनको ये नहीं पता कैसे ट्वीट किया जाता है। अब किसी को पता है कि कैसे ट्वीट किया जाता है तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। एक तो हमारी संख्या पहले से ही बहुत ज़्यादा कम है, और उसके बाद भी बहुत कम लोग ट्विटर चलाना जानते हैं और बहुत कम लोग ट्वीट करना जानते हैं। ऐसे हमारी संख्या गिनती में आ जाती है लगभग 5 या 10 हज़ार के आसपास। अब जब 5 या 10 हज़ार के आसपास लोग ट्वीट करेंगे तो ट्वीट का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन से हमारा पहला लक्ष्य यही था कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाए। हम सब ने ट्वीट किया, जाहिर सी बात है हो सकता है सरकार तक हमारी बात पहुंची हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ट्विटर कैंपेन में यही रही कि सभी लोग ट्वीट करना नहीं जानते हैं, ट्विटर चलाना नहीं जानते हैं, तो सभी लोगों ने इसमें भाग भी नहीं लिया। ठीक है, ये हमारा जो आज का ट्विटर कैंपेन था इसका पूरा नतीजा है। आगे अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं जहां तक हम यूपीट्रिपलएससी जो आपका एग्जाम हुआ है एएनएम का, इसमें री एग्जाम तक जा सकते हैं। री एग्जाम तक जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, बस हमको एक रास्ता चुनना होगा। सबसे पहले आपके मन में यही सवाल आएगा, और सभी लोग इसका जवाब भी दे रहे हैं। आपके मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या री एग्जाम हो सकता है या नहीं। पहला सवाल यही आता है, क्या री एग्जाम पॉसिबल है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आज के समय में कुछ भी पॉसिबल है, री एग्जाम की बात ही दूसरी है। सबसे पहला बात आप ये समझिएगा कि इस समय इलेक्शन का समय है, ठीक है, और सरकार किसी भी बच्चे को निराश नहीं करना चाहेगी। आपके एग्जाम में 40,000 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे। 40,000 बच्चे की अगर हम बात करें तो 40,000 परिवार होता है। अगर आयोग एक बच्चे को परेशान करेगा या फिर सरकार एक बच्चे की बात नहीं मानेगी तो इसमें 40,000 बच्चे हैं, और 40,000 बच्चे यानी कि 40,000 परिवार, तो सरकार को बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात आप ये भी मानिएगा कि सरकार के पास बहुत वैकेंसी नहीं है जो अभी हाल ही में उन्होंने फाइनल कराया हो। तो ऐसे में जब एक वैकेंसी आ रही है महिलाओं के लिए तो उसमें उनको कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर हम सभी लोग सरकार तक अपनी बात सही ढंग से रखते हैं, एक निश्चित तरीके से रखते हैं, तो सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। तीसरी बात आप ये मानिएगा कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें आप सबकी कोई भी गलती नहीं है। सरकार, यूपीट्रिपलएससी आयोग ने जो सिलेबस दिया था उस सिलेबस पे वो कायम नहीं रहा। अगर सिलेबस पे कायम रहता, सवाल कितना भी हार्ड पूछ ले उससे दिक्कत नहीं है, बस जो आपने सिलेबस दिया उस सिलेबस में से आपको सवाल पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, हमको इससे दिक्कत है। आप कितना भी हार्ड पूछ सकते हैं, बस सिलेबस से ही पूछना चाहिए, तो हम ये भी कह सकते हैं हमारी कोई भी दिक्कत नहीं है। और चौथी बात आप ये भी बात मान के चलिएगा कि इलेक्शन का समय है, हम अगर साथ मिल करके आएंगे, 40,000 बच्चे हैं तो इसमें 40,000 बच्चे अगर साथ में आएंगे तो री एग्ज़ाम नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। बस सभी को एक साथ आना होगा। अगर हम साथ आ गए, अगर आप साथ आ गए तो री एग्ज़ाम होकर रहेगा। आप ये भी बात मानिएगा, इसमें बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम नहीं होगा, री एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। आप 65 अंक पर अपना कटऑफ बनाइए। ऐसे कीजिए कि 35 जो आपका आया है कंप्यूटर और यूपी स्पेशल इसको डिलीट करवा दीजिए, तो ऐसे भी संभव नहीं है, ऐसा भी सही नहीं है। अब दिक्कत क्या है 65 नंबर कटऑफ बनाने में, आप ये मान के चलिएगा कि जब
बच्चे अपना एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम में उन्होंने इतना हार्ड पेपर देखा और ऊपर से यूपी स्पेशल और कंप्यूटर देखा तो उनका दिमाग आउट हो गया और वो जो उनको नहीं लग रहा था कि सही होना चाहिए या उन्होंने पूरा तुक्का लगा। कितने बच्चे हैं जो पूरे 100 के 100 प्रश्न करके आए हैं, तुक्का लगा करके आए हैं, ये भी दिक्कत है। अब जो बच्चे 65 में से नंबर कट ऑफ बनाने की बात कर रहे हैं जो अध्यापक, अगर 65 में से कट ऑफ बनेगा तो जो बच्चे 100 में 100 करके आएंगे उनका माइनस होगा तो उनको और भी दिक्कत होगी। तो ऐसे में 65 नंबर पे कट ऑफ बनाना सही नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे सवाल देख करके, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। कुछ लोग यही भी कह रहे हैं, बहुत सारे टीचर ऐसा है जो कह रहे हैं कि आप जो है परेशान ना होइए, आप जो हो गया उसको जाने दीजिए, आप जो कट ऑफ बनेगा वो बहुत ही कम बनेगा। जाहिर सी बात है, इसमें भी कोई संदेह नहीं, कट ऑफ कम बनेगा, कट ऑफ लेकिन कम बनेगा, ये तो सही बात है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एएनएम में जो कट ऑफ बनेगा कम बनेगा, इसमें 15 नंबर संविदा कर्मी का भी होगा। वो कहाँ से होगा? क्योंकि अगर कट ऑफ कम बन रहा है, उसमें 15 नंबर और भी ऐड किया जाएगा तो सभी तो ऐसा ही हो जाएगा ना। और कितने ही संविदा कर्मी, बहुत सारे संविदा कर्मी हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो जो नॉन संविदा कर्मी उनका क्या होगा? बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं, टीचर भी ऐसा कह रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी में जो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल आया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आया है तो आने दीजिए। तो ये भी गलत है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एएनएम के लिए तैयारी कर रही थी, एएनएम की पढ़ाई कर रही थी, बाकी कुछ नहीं पढ़ रही थी। दूसरी जो महिलाएं हैं वो जो नॉन एएनएम वाले हैं, बस एएनएम कर लिया है उन्होंने, वो लेखपाल की भी तैयारी करती हैं, वीडियो की भी तैयारी करती हैं और यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की भी तैयारी करती हैं। तो उनके लिए एक अच्छा हो गया ना, क्योंकि वो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल पहले से ही पढ़ रहे थे और उनको एक एक्स्ट्रा पढ़ना तो वो पढ़ लिया। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ एएनएम की तैयारी कर रही थी, उनके साथ पूछिए उनका क्या हाल होगा। 2 साल हो गए इस वैकेंसी को आए हुए, लगातार पढ़ाई पे पढ़ाई। लगभग आप ये मान के चलिएगा कि 38 टॉपिक से 3800 टॉपिक से लगभग आप मान के चलिएगा एक टॉपिक से 2 से 3 हजार सवाल उन्होंने हल किया है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि 65 पे ही कट ऑफ बनाई, तब भी सही नहीं है। ठीक है, तो आप ये भी बात मान के चलिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता है जनता दरबार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा रास्ता है। क्यों जनता दरबार सबसे अच्छा रास्ता? मैं आपको बता दूं। देखिए, जनता दरबार के माध्यम से आप जाएंगे तो सीधे आप सीएम जी से बात कर सकते हैं, सीएम को अपनी समस्या बता सकते हैं। प्रूफ के तौर पे मैं आपको सब कुछ दे दूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने क्या सिलेबस दिया था और आपसे पूछा क्या है। ये जब आप बताएंगे सरकार से तो आप मेरी एक बात मान के चलिएगा कि इलेक्शन का समय है, सरकार किसी को भी निराश नहीं करनी चाहेगी, एक भी व्यक्ति को निराश नहीं करना चाहेगा। और ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, 40,000 व्यक्ति की बात है, तो 40,000 को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ये भी बात मान के चलिएगा। अगर हम सभी लोग एक साथ जनता दरबार के लिए आएंगे तो कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। और इस समय जनता दरबार से बढ़िया विकल्प कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर यूपी ट्रिपल एससी कोई भी कदम उठाएगा वो सरकार के कहने पे ही उठाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिएगा कि अभी हाल ही में आप मान के चलिएगा कि वैकेंसी आई थी लेखपाल की। किसकी वैकेंसी आई थी? लेखपाल की वैकेंसी आई थी, और उसमें सीटों की संख्या थोड़ी इधर उधर हो गई थी। ओबीसी को कम सीट मिले थे और यूआर को ज़्यादा सीट मिले थे। इस तरीके से समस्या थी। पहले सभी लोग आयोग गए, आयोग में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद सीधे आयोग के बजाय सीएम के पास गए, और सीएम के पास जाने पे आप सभी को पता होगा, एक बार सीएम जी ने कह दिया तो क्या हुआ, यूपी ट्रिपल एससी का जो पूरा नोटिफिकेशन था उसमें बदलाव होकर के दोबारा नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। तो किसके कहने पे हुआ? ये गवर्नमेंट के कहने पे हुआ। और कैसे होगा? जनता दरबार एक रास्ता, मैंने आपको विकल्प बता दिया है। ठीक है, तो आप ये भी बात मान के चलिएगा। दूसरा रास्ता, अगर जनता दरबार पे बात नहीं बनती है, बनेगी, बस हमको साथ में रहना होगा, एक साथ रहना होगा। जनता दरबार सबसे अच्छा और सबसे आसान रास्ता है आपको सफलता दिलाने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए। लखनऊ में धरने की बात कर रहे हैं तो सभी लोग, तो धरना देना आसान नहीं है। आप ये भी बात मान के चलिएगा कि धरना देना आसान नहीं है। धरने में आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी धरने में।
ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको मीडिया के बुलाया जाएगा, ऊपर से आप सभी लोग महिलाएं हैं, आप सबकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी होगी। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब कोई भी विकल्प नहीं होगा, जब सभी विकल्प इसमें समाप्त हो जाएंगे, तब आएगा लखनऊ में धरने देने का। अभी जो हमारे पास और विकल्प है, आप इस पे काम कीजिए। तीसरा आता है यूपी ट्रिपल आयोग जाने का। देखिए, यूपी ट्रिपल आयोग जाने का इस समय कोई भी हमको लगता है कि अर्थ नहीं है। बस आप सभी लोग एक बार जा करके उनसे अपनी बात बता सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा काम है, जो पूरी दिक्कतें आई हैं, वो इसी की वजह से आई हैं। पहली बात, ये अपनी गलती मानेंगे नहीं। अगर ये गलती मान लेते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर गलती मान लेते हैं तो जाहिर सी बात है, गलती हुई है, री एग्जाम करवाइए, यही विकल्प आगे बचता है। और उसके बाद आता है आपका चौथा, कोर्ट जाने का मामला। देखिए, कोर्ट जाने का जो मामला है यह भी सही है, लेकिन कोर्ट जाने में आप ये मान के चलेंगे, इसमें सबका साथ भी लगेगा और इसमें पैसा भी लगेगा, क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको सबसे अच्छा वकील करना होगा, और उसके साथ साथ जब अच्छा वकील करना होगा तब वो बात आपकी मानेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये बात उठाना होगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको अभी सबसे पहले जनता दरबार जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? जनता दरबार। और उसके साथ साथ आपके जिले के, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप जिस भी जिले से हैं, आपके जिले में जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, या जो डीएम हैं, कोई भी है, सभी को आप एक लेटर दीजिए, ज्ञापन दीजिए, उनसे बताइए कि आपकी समस्या क्या है। इलेक्शन का समय है, आपसे कोई भी इस समय आपका साथ नहीं छोड़ेगा। कोई भी हो इस समय आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो आपको जनता दरबार जाना ही जाना है, ये तो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप अपने ज़िले के जितने भी विधायक हैं, जो भी डीएम हैं, या फिर जो आपके सांसद हैं, सभी के पास एक ज्ञापन के रूप में लेकर के जाइए, और आपका काम अवश्य होगा। और उसके साथ साथ जो इस समय विपक्ष में है, आप उनसे भी अपना समस्या शेयर कर सकते हैं, उनसे भी अपनी समस्या को बता सकते हैं, क्योंकि विपक्ष भी आएगा तो हो सकता है कि अच्छा काम हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इतने रास्ते हैं आपके पास, आप अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं और आपको क्या करना है, मैं आपको यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको पूरा लेटर दे दूंगा, पूरा ज्ञापन दे दूंगा कि आपको जनता दरबार में कौन सा लेटर देना है। और उसके साथ साथ आप जब अपने ज़िले में डीएम के पास जाएंगे तो वहाँ पे, या फिर आप सांसद के पास जाएंगे या विधायक के पास जाएंगे, तो आप कौन सा लेटर देंगे, और उसके साथ साथ पूरे प्रूफ के साथ मैं सभी कुछ वहाँ पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके दे सकते हैं। बाकी बहुत ही जल्द जनता दरबार जाने का प्लान चल रहा है। जनता दरबार हो सकता है कि 1 या 2 दिन में, जब भी जनता दरबार लगे तो वहाँ पे जाया जाएगा। अगर जनता दरबार सफल हो गया तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये बात मान के चलिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे आप आएंगे तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आगे आपके मन में जो भी रास्ता है, आपके मन में जो भी विकल्प है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस समय सभी का जो विचार है वो आवश्यक है। आप अपने रास्ते को, आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके मन में और कोई रास्ता है या फिर नहीं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सकें, इस मुहिम के साथ जुड़ सकें। बाकी जैसा होगा वो टेलीग्राम चैनल पे बताया जाएगा, या फिर आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक बार इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।